license to sell the airport. That is my point. Thank you so much. Thank you. Mr. Sinha. सभापति महोदय, जो बात कही गई थी मैं उसका पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि एक सदस्य ने, माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का 40 बार से अधिक जाने का क्या मतलब है। मेघालय इस देश से बहुत पहले जा चुका है और हम मेघालयवादी संस्कृति को का निषेध करने के लिए वैचारिक राजनीति कर रहे हैं। हम सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं। इस देश में वैचारिक स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे हैं। उस वैचारिक स्वतंत्रता में मेघालयवादी जो भी संस्कृति है उसे समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। इसलिए मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूँगा। मैं जो कहना चाहता हूं कि जिस बात की मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी 40 बार से अधिक गए, तो उसका तात्पर्य क्या है। सभापति महोदय, मैंने 2019 में मेघालय के गांव को गोद लिया था जिसका नाम है कोंगथोंग, जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मेघालय दिवस के दिन किया था। उस गांव के बारे में जो व्हिस्लिंग विलेज है, उस गांव के साथ मैंने 3 और गांव गोद लिए जो मोमांग, सदर और मौसूद। और चूंकि मैं उस नॉर्थ ईस्ट का साक्षी हूं, अभी मैं कोंगथोंग से पैदल पहाड़ी रास्ते से 45 मिनट का रास्ता था, मोमांग गया था, वहां के लोगों से मिला, उनके लोगों से बात किया, उनकी स्थिति जाना। लेकिन जो मैं बात रेखांकित करना चाहता हूं, 2019 में जब मैं उस गांव में गया, व्हिस्लिंग विलेज में जब एडॉप्ट करने के बाद गया, तो सादियापा खोंगसिट 60 वर्ष की एक महिला ने मेरे पास आकर कहा, वो खासी में बोल रही थी, मेरे मित्र खासी का अनुवाद बता रहे थे कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक जिस विसिल के आधार पर, यानी आवाज निकालकर लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए वह एक राग, एक धुन देना चाहती हूं। मैंने पूछा ऐसा क्यों। उस खोंगसिट में 60 वर्षीय उस महिला ने कहा कि हमारे गांव में जो चीजें मेरे पूरे 60 साल की आयु में नहीं पहुंची थी, वो पहुंच रहा है और ये मोदी जी के कारण पहुंच रहा है। इसलिए मैं उनको इस गांव में आमंत्रित करने के लिए आवाज के आधार पर एक धुन भेज रही हूं, आप प्रधानमंत्री जी को दीजिए। 40 बार जाने का तात्पर्य मैं दूसरा बताता हूं। भौगोलिक दूरी महत्वपूर्ण नहीं होता है, दिल की दूरी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट गए तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट उस पाइपलाइन को तोड़ने के लिए भी गए जो एक कांग्रेस के शासन में एक पाइपलाइन बनाया गया था। सभापति महोदय, कांग्रेस के शासन काल में एक ऐसा पाइपलाइन बनाया था, अंडरग्राउंड पाइपलाइन था। केंद्र से जो पैसा जाता था वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन से पैसा नई दिल्ली पहुंच जाता था और नॉर्थ ईस्ट में परिवर्तन नहीं आया। उसकी मैं 3-4 उदाहरण देना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसका बजट 2009 और 14 के बीच में, 2009 और 14 के बीच में जितना बजट था, आज 370% बजट की वृद्धि हुई है। यदि नॉर्थ ईस्ट के सभी राजधानियों को रेल से कनेक्टिविटी हमारे कुछ माननीय सदस्यों को दिखाई नहीं पड़ रहा है और वह कागज पर कनेक्टिविटी दिखाई पड़ रहा है, तो मैं कहता हूं यथार्थ के साथ, यदि यथार्थ का यदि आप अवमूल्यन करते हैं तो वह मूल्यन आपकी विश्वसनीयता का फंदा बन जाता है। ऐसा मत कीजिए। जो यथार्थ दिखाई पड़ रहा है, रेल की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, 70 साल में आपने 6 एयरपोर्ट बनाए, हमने 7 साल में 9 और एयरपोर्ट बना दिया, 17 हेलीपैड्स बना दिए। जिन कारणों से चीन आंख दिखाता था, जो कारण था 1962 में पराजय का, जो हमारी सेना को पुदाद नहीं पहुंच पाता था, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अरुणाचल से लेकर चीन की सभी सीमाओं में जो वृद्धि हुई है, जो सबसे बड़ा पुल वहां बना है, वो हमारे माननीय सदस्य को अभी दिखाई नहीं पड़ा। जो नेशनल हाईवे वहां बन रहा है, वो हमारे माननीय सदस्य को दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनकी यात्रा खुद सुलभ हो गई है, लेकिन उस सुलभ यात्रा को भी सदन के भीतर दुर्लभ रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा करना विपक्ष की अपनी विश्वसनीयता को कम कर रहा है। हम वोट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हमारे मतों में जो वृद्धि हो रही है, चाहे मेघालय हो या मणिपुर हो,
हम चाहे मिजोरम में जाकर मत ले रहे हैं, हम नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उसके पीछे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि की विश्वसनीयता है। भावना और दृष्टि जब मिल जाती है, जब भावना और दृष्टि मिल जाती है तो वो ताकत बन जाती है। इसलिए आज कहता हूं, भौगोलिक दूरी को तो हमने कम किया, लेकिन दिल की दूरी जो बड़ी थी उसको हम 0 माइल कर दिए। आज नॉर्थ ईस्ट जनरल नॉलेज क्या चीज नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में एलटीसी, नॉर्थ ईस्ट का महत्व क्या था? सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी पे जाना है तो नॉर्थ ईस्ट जाइए, जबरन भेजा जा रहा है। जाने वाला सोचता था कि नॉर्थ ईस्ट पहुंचकर मैं सुरक्षित लौटूंगा कि नहीं। आपने आतंकवाद और अपराध का वह प्रयोगशाला बनाकर रखा था, हमने क्या किया उसका मैं 2 उदाहरण देता हूं। केरल की चिंता कर लीजिए, केरल को उबार लीजिए भ्रष्टाचार के दलदल से, फिर नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिएगा और नई दिल्ली की बात कीजिएगा। मैं मार्क्सवादी मित्र को बता देना चाहता हूं, त्रिपुरा की जो हालत आपने कर रखी थी, और त्रिपुरा के लोगों ने जिस प्रकार से उस आपके कर्तृत्व का बदला लेनिन के उस स्टैच्यू से लिया, जो मास्को में हमने देखा लेनिन और स्टालिन के स्टैच्यू के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, त्रिपुरा के लोगों ने वही किया था। मैं अपने मार्क्सवादी मित्र को, सभापति महोदय, बता देना चाहता हूं कि त्रिपुरा के लोगों का रोष मार्क्सवाद से इसलिए था कि वहां की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भ्रष्टाचार के गर्त में डुबाकर, गरीबी की बड़ी प्रयोगशाला बनाकर, सर्वहारा के नाम पर सर्वहारा का शोषण करके शासन कर रही थी। आज त्रिपुरा में भगवा वेव के कारण हमारी सत्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को जाकर आप त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, नागालैंड है, जाकर देख लीजिए। जो मैं दूसरी बात एक कहना चाह रहा हूं इस प्रश्न के ऊपर, सभापति महोदय, Debaters, please don't disturb. When you speak, he will not disturb you. So please don't disturb him. Let him speak. Let him continue his speech. जिन लोगों को नॉर्थ ईस्ट की वास्तविकता नहीं पता है, वो नॉर्थ ईस्ट पर बहुत बड़ा प्रवचन दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वास्तव में गांवों में बसता है। सिर्फ मेघालय में 6026 गांव हैं, अरुणाचल में 4065 गांव है, त्रिपुरा में 830 गांव है, मिजोरम में, नागालैंड में 1335 गांव हैं। इन गांवों में भारत की आत्मा बसती है। इन गांवों में नॉर्थ ईस्ट वास्तव में रहता है। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ शिलोंग और गुवाहाटी में नहीं है। जो कांग्रेस और सीपीएम ने अपने सत्ता के दौरान अगरतला तक और कांग्रेस ने गुवाहाटी तक जो विकास को सीमित कर रखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज का कंसेप्ट दिया। ये क्या कंसेप्ट है? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? आप जाकर नॉर्थ ईस्ट के गांवों को देखिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने महिलाओं को 14,000 से 15,000 रुपए प्रत्येक महीने उनकी आमदनी को बढ़ाया है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, छोटी छोटी बातों से। Please be seated. Please be seated. Don't disturb. The minister has to say something. Yes. सम्मानीय चेयरमैन सर, सम्मानीय सदस्य भाषण दे रहे हैं, विचार पेश कर रहे हैं, और वहां से इतना डिस्टर्बन हो रहा है। वो जब खड़े होते हैं हम लोग तो बोलते नहीं है, हम डिस्टर्बन नहीं लाते। आप डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन उनको कहिए। ये ऐसे ये नहीं चलेगा। He is speaking on a point of order. He is speaking on he is speaking on rule. Please be seated. 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 हाँ, काम कहने से भी चलती है। हाँ, Have you concluded, Mr. Sinha? Mr. Sinha. All right. That I will decide. Please be seated. Please. Please be seated. आप बैठिए, आप बैठ जाइए, बोले। वास्तविकता, सभापति महोदय, वास्तविकता सुई की नोक की तरह चुभता है।
वही चुभन दिखाई पड़ रहा है जब मैं नॉर्थ ईस्ट की वास्तविकता को बता रहा हूं। और आपको सुई की चुभन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हमने नॉर्थ ईस्ट नहीं, उसे भारत का मुकुट के रूप में देखा है, और भारत के मुकुट के रूप में हम नॉर्थ ईस्ट का श्रृंगार करते हैं, वो देश का श्रृंगार है। मैं जो बात कहना चाहता था, जिस पर बार बार विपक्ष उसे डिसरप्शन कर रहा है, कि आपने उसको आतंकवाद और अपराध का एक प्रयोगशाला बना रखा था। एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं, यदि आप में संवेदनशीलता है तो आपको सुनिए। 34,000 लोग 1998 से ब्रू रियांग ट्राइब के लोग त्रिपुरा के डिस्प्लेसमेंट कैंप में रह रहे थे। 1998 से लगातार डिस्प्लेसमेंट कैंप में रह रहे थे। वो जो त्रिपक्षीय पैक्ट हुआ, जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू रियांग ट्राइब है, 600 करोड़ रुपया देकर जो समस्या का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ढूंढा है, आप क्या कर रहे थे सत्ता में 2009 से 14 तक? ये 34,000 लोग, 34,000 लोग, ब्रू रियांग लोग, क्या वो लोग नहीं थे? क्या उनके पास मानवाधिकार नहीं था? क्या आपकी पंथ निरपेक्षता वहां तक नहीं पहुंच रही थी? क्या आपका लोकतंत्र वहां तक नहीं पहुंच रहा था? चूंकि ब्रू रियांग समझौता इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, ब्रू रियांग समझौता इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट की या तो आपको जानकारी नहीं है या आपकी संवेदनशीलता नहीं है। हमारे पास जानकारी भी है, हमारे पास संवेदनशीलता भी है। दूसरा, बोडो पैक्ट हुआ, 4,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। समस्या निरंतरता के साथ चलती रही। एक कोने में संघर्ष हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग कैंप में जी रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, सरकार और ट्राइब के बीच में संघर्ष हो रहा है, लोगों के बीच संघर्ष हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट की एक विकृत छवि आप दे रहे थे, हमने उस बोडो पैक्ट को किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इन दोनों पैक्ट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में उस शांति को बरकरार किया, सौहार्द को बरकरार किया, वह संवेदनशीलता को बरकरार किया जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है। सभापति महोदय, किसी भी समाज को बढ़ने के लिए शांति चाहिए, सौहार्द चाहिए, लोगों में आत्मविश्वास चाहिए। एक छोटी सी बात है, उस गांव में रहने वाले ट्राइब वो बांस, बम्बूस का उपयोग करते थे जीवन में। वहां का कुटीर उद्योग का बड़ा साधन था। 1827 में ब्रिटिश राज ने उस बांस को, बंबू को फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत रखा था कि उसको आप छू नहीं सकते, वह फॉरेस्ट की संपत्ति है। गांव में कुटीर उद्योग पर जीने वाले लाखों नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने ही संपत्ति पर जो जल जमीन जंगल का नारा जाकर छत्तीसगढ़ में देते हैं, जो जल जमीन जंगल का नारा जाकर झारखंड में देते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे थे? उनको समाज पूछेगा, उनको उत्तर देना पड़ेगा। 1917 में इसी भारत सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट के अंतर्गत बम्बूज को फॉरेस्ट से बाहर कर दिया। आज उसके कारण जो कुटीर उद्योग बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जो कुटीर उद्योग की उन्नति हो रही है, वह उन्नति सिर्फ कुटीर उद्योग की उन्नति नहीं है, आम लोगों की आय बढ़ रही है, आम लोगों का जीवन संपन्न हो रहा है। वह संपन्नता आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सूक्ष्म बातें ही उनके जीवन को संवारती हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक भौगोलिक और एक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का महत्व एक दूसरे बड़े कारण से है। नॉर्थ ईस्ट भारत के सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी ताकत है। असम के कामाख्या में मंदिर है, कामाख्या मंदिर पर 30 करोड़ रुपया दिया गया उसके विकास के लिए। क्या यह विकास को आप देख नहीं पा रहे हैं? नागालैंड में और मेघालय में 50-50 करोड़ वहां की आस्थाओं के विकास के लिए, आस्था के केंद्रों के विकास के लिए किया गया। क्या लोगों की आस्था, आध्यात्मिक केंद्र को विकसित करने की इस सरकार की संवेदनशील, इस सरकार की सकारात्मक रचनात्मक प्रवृत्तियों से आप क्यों अनभिज्ञ बैठे हुए हैं? जनता अनभिज्ञ नहीं है। जनता अपनी आंखों से विकास को, जनता अपनी आंखों से संवेदनशीलता का अनुभव कर रही है। जिस घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, आपके शासनकाल में क्या हुआ उसका एक उदाहरण देता हूं। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में एनिनी नामक एक स्थान है। आपके शासनकाल में लगातार वहां उसको सुसाइड विलेज कहते हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी हुआ, तरुण मेने ने पीएचडी किया
सुसाइड्स इन एनएनी। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने कुछ न कुछ सुसाइड की घटना घटती है, और आप उसको एक एकेडमिक सब्जेक्ट बनाकर रखें। एनएनी में वो लोग रहते हैं, इदू मिसी ट्राइब के लोग रहते हैं, जो रुक्मिणी से और भगवान कृष्ण से अपने को जोड़ कर देखते हैं, अपने आप को रुक्मिणी का वंशज मानते हैं। उस ट्राइब के बारे में पहली बार भारत सरकार ने सोचा है, राज्य सरकार उस पर काम कर रही है, जिसको आपने सुसाइड विलेज बनाया था, उस विलेज की प्रकृति को, प्रवृत्ति को, उसकी परंपरा को हम बदलने के लिए आगे आ रहे हैं। ये चावल का वह दाना है जो दिखाता है कि छोटे छोटे सूक्ष्म बातों की ओर, सूक्ष्म संस्कृतियों की ओर भारत सरकार कितनी सक्रियता के साथ काम कर रही है। जिन लोगों ने इस सदन में, मैं आधिकारिक तौर पर कह रहा हूं, जो लोग चीन की तरफदारी इस सदन में बैठकर कर रहे हैं, बल्कि वो चीन को यह संदेश देना चाहते हैं, चीन क्या, 1962 को दोहराने की ताकत चीन में नहीं है। नेहरू नहीं, नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हुए हैं, चीन की हिम्मत नहीं है, चीन की हिम्मत नहीं है कि 1 इंच भूमि पर आ जाए। ये तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में चीन आ गया होगा, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में चीन आ गया होगा। भारत के 1 इंच भूमि पर चीन कब्जा नहीं कर सकता है, ना चीन ले सकता है। या सभापति महोदय, मैं बार-बार मैं उनको चुप कीजिए या हमें इजाजत दीजिए। आप शुरू हो जाइए। आप मैं लास्ट पॉइंट कीजिए, मैं 2 कंक्लूडिंग पॉइंट। 3 मिनट तो ये खा गए सर। तो मैं जिन बातों को कहना चाहता हूं, देखिए, बुनियादी प्रश्नों का समाधान करना ही सरकार का धर्म है। उसका मैं एक उदाहरण देकर इस बिंदु के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं, असम को छोड़कर बाकी 6 जो राज्य हैं, उसमें पानी का स्रोत पर्वतीय झरना है, जिसको माउंटेन स्प्रिंग्स कहते हैं। सिक्किम में 82% माउंटेन स्प्रिंग्स, 82% विलेजेस में माउंटेन स्प्रिंग्स का है। मेघालय में 55.7% विलेजेस माउंटेन स्प्रिंग्स आते हैं, पर्वतीय झरना से पानी लेते हैं। मिजोरम में 54.6% गांव पर्वतीय झरना से लेते हैं। उसी तरह से नागालैंड में 44% गांव पर्वतीय झरना से लेते हैं। इन पर्वतीय झरना की स्थिति दयनीय होने के कारण, अनेक पर्वतीय झरना का सूखने के कारण, नॉर्थ ईस्ट में जहां 34% देश का पानी है, 8% भूमि और 34% पानी, उस पर्वतीय झरना पानी की चिंता आपकी नहीं थी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वहां पर वाटर मैनेजमेंट के लिए जो काम करना शुरू किया है, जो समिति बनाई है, जो हम बुनियादी तौर पर पानी की संरक्षण का, पानी के उपयोग का जो काम कर रहे हैं, वह किसने किया है? देश का सबसे बड़ा सोलर पावर कहां बनाया है? इस सरकार के आने के बाद बना। रेल कनेक्टिविटी के बारे में सभापति महोदय आपने स्वयं बात की थी, एयर कनेक्टिविटी के बारे में की थी। पावर जनरेशन, जो नॉर्थ ईस्ट में पावर जनरेशन की जो क्षमता है, उस क्षमता को कौन उपयोग कर रहा है? हाइड्रो पावर हो, सोलर पावर हो। तो इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की उन सभी प्रश्नों को, चाहे रेल, रोड, एयर, पावर और पीपुल्स एम्पावरमेंट, और अंत में मैं कहना चाहता हूं, तब पहले सरकार नई दिल्ली से चलती थी नॉर्थ ईस्ट की। हमने वहां के लोगों को आत्मविश्वास दिया, वहां के लोगों को ताकत दी। अब सरकारें अपने अपने राज्यों से जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलती है। सरकार चलाने के लिए उन्हें नई दिल्ली साउथ ब्लॉक की तरफ अपनी लुक साउथ ब्लॉक नहीं करना पड़ता है, वो एक्ट साउथ ब्लॉक एक्ट करता है, लुक अपने आप को करते हैं। यह इस सरकार का डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट उन लोगों के लिए है। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति का एक अंत में उदाहरण यह है कि उसका एक गांव कोंगथोंग आज बेस्ट टूरिस्ट विलेज के रूप में भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रस्तुत किया है, जिस गांव में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि कभी नहीं पहुंचा, सरकार के कर्मचारी नहीं पहुंचे। उस गांव में हमारे लोग पहुंच रहे हैं, केंद्र सरकार पहुंच रही है। यह आपको बाध्य कर रहा है कि उस गांव की ओर देखें। आज वहां का एक एक गांव संवर्धित हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट और नई दिल्ली के बीच की दूरी समाप्त करने का बड़ा काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके लिए उनका मैं अभिनंदन करता हूं और विपक्ष को कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के विकास के मामले में कम से कम राजनीति ना करें। धन्यवाद।
धन्यवाद. The next speaker is K. Ravindra Kumar.